welcome to our channel. Today I am going to teach you history of 8th standard lesson number 2 Europe and India पार्ट 2 जोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो हमने जोग्राफिकल डिस्कवरीज तक वैसे कवर कर लिया था, बट हमारा लेटेस्ट नो बचा था। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेन ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर द सी रूट। तो जैसे हमने पढ़ा था कि टर्क्स जो है उन लोगों ने रूट ब्लॉक कर दिया था, है ना, यूरोप और इंडिया को ज्वाइन करने वाला रूट उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए बहुत सारे यूरोपियन सेलर्स जो है वो इंडिया तक पहुंचने के लिए सी रूट की डिस्कवरी के लिए निकले थे। So in 1487, Bartolome Dias, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but he reached the tip of African continent, which we know as the Cape of Good Hope. तो 1487 में बार्टोलियम डाइस जो एक पोर्टुगीज सेलर थे वो इंडिया की खोज में निकले, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुँच गए, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो केप ऑफ गुड होप जो जानी मानी जगह है वहाँ पर वो पहुँच गए। तो बार्टोलियम डाइस कहा उन्होंने किसकी खोज की? केप ऑफ गुड होप। तो इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस सेट ऑन हिज जर्नी टू इंडिया बाय सेलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, बट ही रीच्ड ऑन द ईस्टर्न कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो 1492 में निकले इंडिया की खोज के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका पहुँच गए। In 1498, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail the Pass of Good Hope and reached the Indian coast in कालीकुट। तो जो वास्को दी गामा है वो इंडिया कोस्ट में पहुँचे, कहाँ पर? कालीकुट में। तो ये आपको याद रखना है कि बार्टोलियम डाइस, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को दी गामा इन तीनों ने कब कब और क्या क्या खोजा है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। So due to the changes during the Renaissance period, Europe proceed from medieval to modern age. Intellectual revolution took place in the same period. तो जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे बदलाव आए थे यूरोप में, तो इसी वजह से जो है यूरोप मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में पहुंच गया था, और उसी वक्त लोगों की विचारधारा में बदलाव आए और लोग ज्ञानी होने लगे, है ना। पहले बहुत लोग अंधविश्वास को मानते थे, लेकिन जो पीरियड था ये 13 से 16 सेंचुरी, उसमें लोगों की विचारधाराओं में बहुत बदलाव आया। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ। तो जो सोसाइटी थी, जो वहाँ का समाज था, वो सब कुछ अंधविश्वास से बाहर निकले और उन्होंने साइंस को एक्सेप्ट किया। The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave the further momentum to scientific discoveries in Europe. तो उससे पहले जो पुराने कस्टम्स थे उनको बहुत नेगेटिव वे से देखा गया, उनकी बुराइयां निकाली गई। तो ये सारे जो चेंजेस थे, इन सारे चेंजेस को हम इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से यूरोप में इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। Now revolution in the political sphere. In earlier stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. तो जैसे जैसे मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे राजनीतिक बदलाव भी किए गए, बिकॉज अब लोग इतने आगे बढ़ गए हैं तो वो अपने राजनीति जो है उसको भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। So due to various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolutions. तो बहुत सारे क्रांति वाले काम हुए 18th और 19th सेंचुरी में, इसीलिए इस समय को हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहते हैं, यानी क्रांति का जो पीरियड है वो हम उसको कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड देयर वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। तो इसी वक्त जो संसद है उसका डेवलपमेंट इंग्लैंड में हुआ। देयर वॉज एन चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम जो था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। द बिल ऑफ राइट 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द किंग। तो फिर बिल ऑफ राइट्स भी बनाया गया, जो कब बनाया गया? वो 1689 में, जिसमें कि किंग की पावर, यानी किंग की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया गया, मतलब राजा एक हद तक ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। द सोवरनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज स्टेब्लिश्ड, यानी वहाँ पर लोकशाही का स्थापना हुई। नाउ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हमको साफ साफ पता चलता है कि ये अमेरिका को कैसे इंडिपेंडेंस मिली, इस बारे में होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. तो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में कैसे कैसे क्रांति हुई, उसी के साथ साथ ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के लोगों को इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता कैसे मिली।
विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो कहाँ पर पहुँच गए थे, अमेरिका में पहुँच गए थे। तो जैसे ही अमेरिका की खोज हुई तो यूरोप के जो लोग थे उनकी नज़र जो है वो अमेरिका पे आई। द इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टू कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अमेरिका एंड स्टैब्लिश देयर कॉलोनीज। तो इम्पेरियलिस्ट यानी जो एक कंट्री, जो पावरफुल कंट्री जब दूसरी कंट्री का पावर ले लेती है, दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है, तो उसको हम इम्पेरियलिस्ट कहते हैं। तो जो इम्पेरियलिस्ट यूरोप कंट्रीज़ थी उन लोगों ने क्या किया कि अमेरिका के अलग अलग रीजन्स में अपनी कॉलोनीज़ बनाई। इंग्लैंड स्टैब्लिश 13 कॉलोनीज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो इंग्लैंड ने क्या किया कि अपनी 13 कॉलोनीज़ बनाई। कहाँ पर? ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, पूर्व की दिशा में जितने भी जगह थी उसमें उन्होंने अपनी 13 कॉलोनीज़ इस्टेब्लिश की। Initially, England had a nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restriction and taxes on these American colonies. तो वैसे तो इंग्लैंड यहाँ पर रूल करता था, लेकिन क्या था उनका वो लोग अपना राज नहीं चला पाते थे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस यानी बहुत सारे टैक्सेस उन पे लगा दिए, बहुत सारे दबाव उन पर डालने लगे वो। तो द पीपल ऑफ अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट। तो अमेरिका के जो लोग थे इतने रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस पे उन्होंने विद्रोह किया। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड अ वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। तो इंग्लैंड को लगा कि शायद अगर हम वॉर डिक्लेयर करते हैं तो ये लोग विद्रोह बंद कर दे। तो उन्होंने क्या किया इंग्लैंड ने कि उन्होंने वार का डिक्लेयर किया, उन्होंने युद्ध की घोषणा की। American colonies organized the army under the leadership of George Washington and finally won the war against the England. तो जो अमेरिका के कॉलोनीज़ के जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी आर्मी क्रिएट की। किसकी लीडरशिप में? जॉर्ज वेस्टिंगन। इनकी लीडरशिप में उन्होंने अपनी आर्मी क्रिएट की और वो अपना युद्ध जीत गए। दिस इवेंट इज़ नोन एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो इवेंट था, ये जो इवेंट था उसको हम क्या कहते हैं? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अ न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद अ फेडरल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न। तो एक नया नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। कौन से, कहाँ से बना? वो 13 कॉलोनीज जो इम्पेरियलिस्ट थी उस कॉलोनीज से वो बना। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। So in 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. तो 1789 में फ्रांस के लोगों ने बहुत परेशान होकर, मोनार्ची थी वहाँ पर, राजशाही था, तो इससे बहुत वो परेशान आ गए थे, तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। दिस इवेंट इज़ नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो इवेंट था, ये जो काम हुआ उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने हमको 3 चीज़ें सिखाई, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। In world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have an important place. तो जिस तरह से हमारे लिए ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे यूरोप में क्रांति हुई, उसी के साथ साथ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये 2 चीज़ें भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Now industrial revolution. In later period of 18th century, there were many technological innovations in India. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि 1450 में जॉनेस गुटेनबर्ग जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। उसके बाद से ही बहुत सारे 18th सेंचुरी में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वहाँ पर हुए। देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम। तो स्टीम से चलने वाली मशीन्स पे काम करवाना स्टार्ट हो गया। द कॉटेज इंडस्ट्री वे रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज। तो पहले वो एक छोटे से घर में अपना काम किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वहाँ पर बिग फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज वहाँ पर बनाई गई। मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेंट ऑफ हैंडलूम्स। तो पहले हाथ से सिलाई कढ़ाई की जाती थी, अब हाथ से करने की बजाय मशीन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा। रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द एज ऑफ मशीन बिगेन दैट इज़ नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये जो टाइम था ये क्या था? मशीन का एज था, मशीन का युग था। तो इस टाइम को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ और वेस्ट की सारी जगहों में वो पहुँचा।
During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. तो इस समय यूरोप को बहुत सारे पैसे मिले और बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, इसलिए उसको क्या कहा जाने लगा, वर्ल्ड फैक्ट्री, यानी पूरे विश्व की फैक्ट्री उसको कहा जाने लगा. सो बाय फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है. इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको राइज ऑफ कैपिटलिज्म से लेकर स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच तक पढ़ाऊँगी. तो आप ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना.